तो हेडिंग डालिएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर डाइपोल रखा हुआ है, तो डाइपोल पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पी डॉट ई होता है, माइनस पी डॉट ई। यहाँ पे पी क्या है? डाइपोल मोमेंट, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। पी ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, तो पी डॉट ई क्या होगा? पी ई कॉस थीटा या कॉस अल्फा। तो ये अल्फा जो है ये हो जाएगा एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट से हम क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब बात है कि ये पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू, जैसे ये पीई कॉस अल्फा है, अगर कॉस अल्फा का वैल्यू -1 हो जाए, आप तो जानते हैं कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। अगर ये -1 हो जाए तो -1 माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस बना दिया और ये माइनस हो जाएगा। मैक्सिमम होगा व्हेन कॉस अल्फा -1 हो। कॉस अल्फा -1 कब होता है? जब अल्फा का वैल्यू 180 डिग्री हो। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा? तो U क्या हो जाएगा? PE, कॉस अल्फा के जगह पे -1 इंटू माइनस +1, तो U का वैल्यू P जो होगा ये U का मैक्सिमम वैल्यू है कि P इंटू E। वो कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है कि डाइपोल मोमेंट इधर हो, यानी इधर +Q इधर -Q। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे डाइपोल रखा हुआ है ना, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम देखिए कब होगा? जब ये वैल्यू 1 हो जाए, ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट कब होगा? जब कॉस अल्फा 1 हो जाए। कॉस अल्फा 1 कब होता है? जब अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में हो जाए। तो बताइएगा इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? तो PE कॉस अल्फा माइनस PE और कॉस अल्फा का वैल्यू 1 हो जाए, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू है। मतलब पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू PE और मिनिमम वैल्यू -PE। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल प्लेस्ड है, तो मान के चलो कि एक डाइपोल है,
यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस डी ई है, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे वो वेरी कर सकता है। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस डी आर है। तो अगर हम बोले कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, कि जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे फोर्स कितना होगा, तो फोर्स क्या होता है क्यू ई, तो क्यू इंटू ई हो जाएगा। फोर्स अच्छा किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर। फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज क्या होगा क्यू ई, तो क्यू ई के जगह पे क्या है डी ई, डायरेक्शन किधर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। बोले यहां तक कोई दिक्कत। अब देखते हैं, अच्छा एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E प्लस डी है ना, Q इंटू ई प्लस डी ई, सॉरी गलती से मिली थी, E प्लस डी ई है। अब अगर हम बोले कि DF क्या है, यहां से यहां तक जो फोर्स चेंज हुआ, यानी चेंज इन फोर्स, फोर्स में चेंज जो हुआ, यहां पे QE है, यहां पे Q इंटू ई प्लस डी ई है, तो ये हो जाएगा Q इंटू डी ई। देखो यहां पे ये चेंज इन फोर्स, ये इसमें से इसको घटा दो, क्यू ई प्लस डी में से क्यू ई को घटा देंगे, क्यू डी ई बचेगा। अगर हम ऐसा करें, डी आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, इसको डी आर से मल्टीप्लाई कर दें और डी आर से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये तो डीएफ रहेगा, क्यू यानी कि डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज और डी आर इसके बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा पी डी ई अपॉन डी आर, ठीक है। अगर डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पे जो फोर्स होगा P इंटू डी ई अपॉन डी आर होगा, याद रखना है। इस पे जो फोर्स होगा P इंटू डी ई अपॉन डी आर होगा। अब ये डी ई अपॉन डी आर क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे हम, या विथ रिस्पेक्ट टू एक्सियल लाइन लिख दो, एक्सियल लाइन एक्स एक्सिस जरूरी नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। एक्सियल लाइन के रेस्पेक्ट में वो कैसे कैसे मूव कर रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, वो है। नेक्स्ट देखते हैं कि दो डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन होगा, के बीच में फोर्स कितना होगा, ठीक है। फोर्स, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो हेडिंग डालेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल। एक डाइपोल यहां पे प्लेस्ड है और कोई दूसरा डाइपोल यहां पे प्लेस्ड है। ये प्लस Q1 माइनस Q1, यहां पे प्लस Q2 और माइनस Q2, ठीक है। दोनों के बीच का यहाँ पे D है और सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस R है। तो सबसे पहले देखिएगा, इस डाइपोल
इसके वजह से डाइपोल मोमेंट इधर, इसके वजह से डाइपोल मोमेंट इधर। इस डाइपोल के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1, मतलब इस डाइपोल मोमेंट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 2kP1 अपॉन R क्यू। अब अगर हम देखें फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा P2 DE अपॉन DR, P2 DE अपॉन इसका जो डाइपोल मोमेंट है और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसका D अपॉन DR, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, जैसे जैसे ये R वेरी करेगा ना वैसे वैसे चेंज होगा, तो D अपॉन DR। E का वैल्यू हम जानते हैं तो D अपॉन DR निकाल सकते हैं। देखो E इक्वल टू दिया हुआ है 2kP1, इसको लिख सकते हैं R का पावर -3, नीचे R क्यूब है तो ऊपर जाएगा। तो अब DE अपॉन DR निकालना है, तो ये तो कांस्टेंट है, 2kP कांस्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है R के टर्म में, तो R से रिलेटेड जो होगा उसी को डिफरेंशिएट करेंगे ना। R का पावर -3 तो क्या हो जाएगा -3 इंटू R का पावर एक कम कर दो -4, मतलब D अपॉन DR जो होगा -6k P1 अपॉन R का पावर 4। हमें फाइंड करना है ये फोर्स, तो इक्वेशन 1 अगर ले तो इक्वेशन 1 में पुट करें तो फोर्स क्या हो गया P2 इंटू D अपॉन DR, और D अपॉन DR ये है तो 6k P1 अपॉन R का पावर 4, यानी कि 6k P1 P2 अपॉन R का पावर 4। ये जो है क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डाइपोल, दो डाइपोल के बीच ये अट्रैक्शन का भी फोर्स होगा और रिपल्सन का भी फोर्स यही है। तो दिस इज फोर्स बिटवीन टू डाइपोल। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। तो फोर्स दो डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्सन कब होगा, वो चीज देखते हैं। अगर डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, दोनों का डाइपोल मोमेंट या ऐसे है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर डाइपोल ऐसे रखा हुआ है या ऐसे रखा हुआ है तो इनके बीच में रिपल्सन होगा। मीन्स अगर डाइपोल का डायरेक्शन सेम है, इफ both dipole, if direction of both dipole moment, if direction of both dipole moment is same, then the dipole attract each other। ठीक है, अगर डाइपोल का डायरेक्शन सेम होगा, यानी कि ये भी इधर है ये भी इधर है, या दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या होगा अट्रैक्शन, अदरवाइज रिपेल। अगर इसमें देखो जैसे ये इधर है ये इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके बीच में क्या है रिपल्सन। ये इधर है ये इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में भी रिपल्सन।
नेक्स्ट, SHM of a dipole placed in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को प्लेस्ड करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो कोई फोर्स और टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम पुश करें, ऊपर की ओर धक्का दें, थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दें। जैसे हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे डाइपोल ऐसे बनेगा। तो इस वाले, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव क्यू है, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, और इस पे फोर्स लगेगा इधर, इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा। उसके वजह से ये रोटेट होकर के ऐसे आएगा, और यहां से यहां तक मोशन है, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहां पे रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा, और ये ऐसे आ जाएगा। जब ये यहां पे आया तो इस पे फिर से फोर्स लगेगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस क्यू पे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर देखो ये ऐसे फिर से ऐसे घूमेगा, यानी ऐसे 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 SHM करते रहेगा, इसी के अंदर SHM करते रहेगा। तो हम देखते हैं कि टॉर्क का टॉर्क क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं। टॉर्क जो है, डाइपोल अगर रखा होता है तो उस पर P क्रॉस E यानी PE साइन थीटा होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल रखते हैं तो उस पर टॉर्क जो होता है वो PE साइन थीटा होता है। और ये भी हम जानते हैं कि टॉर्क जो है I अल्फा होता है, हम लोग रोटेशन में ये चीज़ पढ़े हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि I अल्फा PE साइन थीटा के बराबर होगा। I अल्फा इक्वल टू PE साइन थीटा, दोनों टॉर्क ही है तो दोनों बराबर होगा। अब तो यहां से अल्फा निकाल सकते हैं क्या, PE साइन थीटा अपॉन I। ये थीटा जो है ना बहुत स्मॉल है, थोड़ा सा हम बस रोटेट किए, थोड़ा, एक्चुअली ज़्यादा होगा तो फिर वो SHM नहीं रहेगा, थोड़ा सा ये हल्के से ये में SHM करेगा। तो अगर ऐसा हुआ, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू थीटा। जब थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को हम थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, PE थीटा अपॉन I, और अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। अगर इससे इसको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये हो जाएगा, इधर अल्फा ये थीटा, इधर ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर जो है PE अपॉन I। जब ओमेगा स्क्वायर PE अपॉन I होगा, जब ओमेगा स्क्वायर PE अपॉन I, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडररूट PE अपॉन I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई को लिख लिए 2 पाई। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे है तो नीचे में लिखना है ओमेगा, तो रेसिप्रोकल करके लिख दो I अपॉन PE। तो ये टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला हो गया, किसका, कि हम ये बोले कि अगर SHM करता है, डाइपोल को अगर रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर देते हैं इधर या नीचे, तो उसमें वो SHM करने लगेगा, और उस SHM का टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडररूट I अपॉन PE। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P है डाइपोल मोमेंट, E है इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी से कॉपी कर ले, ये चीज याद रखना है। ये नॉन यूनिफॉर्म वाले पार्ट से क्वेश्चन, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में और फोर्स बिटवीन डाइपोल से क्वेश्चन थोड़ा कम आता है।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है, ये एक डाइपोल है जिसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये पॉइंट P है 0, y। पूछ रहा है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, कहने का मतलब डाइपोल के किसी पॉइंट पे एट एनी जनरल पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक डाइपोल है, किसी जनरल पॉइंट पे एक पॉइंट रखा हुआ है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KP/r³ √1 + 3 cos² थीटा। तो K के जगह पे K रहेगा, P के जगह पे P, डाइपोल मोमेंट मान लो इसका P है। R क्या होता है, इस पॉइंट से डाइपोल के बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है y, तो अपॉन y³ √1 + 3 cos² थीटा। थीटा देखिएगा इसके और इसके बीच का एंगल। अच्छा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 डिग्री, तो 45 + 90 135 डिग्री, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, और cos 135 का वैल्यू होता है, cos 135 डिग्री जो होता है 1/√2 होता है। तो अगर हम देखें तो ये KP/y³ √1 + 3 × 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, तो ये हो जाएगा KP√5/2 KP/y³। ठीक है, इसके वजह से ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट देखिएगा, अगर ऐसा दिया हुआ हो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड A, यहाँ पे चार्ज है -q, यहाँ पे चार्ज है -q, यहाँ पे चार्ज है +2q, और बोले किसका डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए, फाइंड डाइपोल मोमेंट, फाइंड डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल क्या है, एक्चुअली सोचे कि डाइपोल क्या है, दो इक्वल अपोजिट चार्ज, तो यहाँ पे -q, यहाँ पे +q, तो बोल सकते हैं कि इस 2q को ऐसा लिख दो, +q और +q, ये दोनों मिलकर के एक डाइपोल बनाएगा, ये दोनों मिलकर के एक डाइपोल बनाएगा। ठीक है, और डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, डाइपोल मोमेंट का निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो इसका निगेटिव से पॉजिटिव, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, और इसके वजह से डाइपोल मोमेंट इधर। कितना, तो पॉजिटिव चार्ज इनटू डिस्टेंस q × a, पॉजिटिव चार्ज q, डिस्टेंस a, पॉजिटिव चार्ज q, डिस्टेंस इस दोनों के बीच में a, तो इधर हो जाएगा q × a। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये QA, ये भी QA, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट √QA² + QA² A² + B² + 2 QA, तो QA² cos 60। ठीक है, तो cos 60 कितना हो, ये हो जाएगा QA², ये भी QA², 2 QA² cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि √3 QA², रूट के बाहर आएगा तो ये तो √3 रहेगा, और ये हो जाएगा QA।
तो इसका आंसर हो जाएगा √3QA। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। कि एक आर्क है, इस पे +Q चार्ज है और यहां पे -Q चार्ज है, ठीक है। और बोल रहा है इसका रेडियस R है। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का एक सबसे आसान तरीका बताते हैं। क्या करो, पूरे चार्ज को, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसको सेंटर ऑफ मास पे रख लो। क्या बोलो, पूरे चार्ज को सेंटर ऑफ मास पे रख लो। तो ये पूरा चार्ज, इसका सेंटर ऑफ मास अब आपको याद होना चाहिए कि कहां पे होता है। तो सेंटर ऑफ मास जो है ये 2r/π हाइट पे होता है। तो यहां पे -Q चार्ज है, यहां पे इस पूरे चार्ज को यहां पे सेंटर ऑफ मास पे रख लिए। अब इसका डाइपोल मोमेंट निकालें। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज Q इंटू ये डिस्टेंस 2r/π। तो P कितना हो जाएगा, 2QR/π। तो यही हो गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, उसको भी देख लेते हैं। ये तो सबसे आसान मेथड है, सेकेंड मेथड भी इसका देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट जो सेकेंड मेथड था, क्या करना था, यहां से एक छोटा सा एलिमेंट कट करना था, DQ, ठीक है। उस DQ छोटे से चार्ज एक DQ कट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस DQ के वजह से फाइंड करेंगे कि DP कितना होगा। एक छोटा सा यहां पे कट किए DQ और यहां पे -DQ। तो इसके वजह से DP बता सकते हैं क्या, DP मतलब छोटा सा डाइपोल मोमेंट, छोटा सा चार्ज, वो DQ इंटू R। अगर ये जो छोटा सा ये कट कर रहे हैं ना, जो छोटा सा एलिमेंट कट किए, इसका लेंथ है DL, ठीक है। तो वो DL क्या होगा, इसका लेंथ जैसे है, अब सपोज एक मिनट फिर से इसको देखिएगा, यहां पे छोटा सा जो कट किए इसका लेंथ है DL और ये एंगल सबटेंड कर रहा है d थीटा। तो वो DL क्या हो जाएगा, R इंटू d थीटा। तो आप ऐसे सोचो 2πr पूरा होता है ना, तो ये इतना होगा πr। πr पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो यूनिट पे कितना चार्ज होगा, Q/πr। तो हमें कितना था, R d थीटा, R d थीटा पे कितना चार्ज होगा, Q/πr इंटू R d थीटा। R से R कैंसिल, Q/π इंटू d थीटा। तो dq जो है, छोटा सा चार्ज जो dq है, वो आ जाएगा Q d थीटा/π। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो डाइपोल मोमेंट है उसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे और उसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से π तक, ठीक है। इफेक्टिव जो आएगा वो cos थीटा वाला आएगा, उसको इंटीग्रेट करके ऐसे हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे।